गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसी को शॉर्टकट में DUB भी कहते हैं या कभी कभी इसे डब भी कह देते हैं। एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है अब, AUB, जिसको हम पढ़ चुके हैं। मैंने कई वीडियो बनाए हैं AUB के ऊपर, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के एग्जाम्पल के ऊपर, और पर्टिकुलर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो अब और डब ये दो वर्ड हैं। अब का एग्जाम्पल है डब, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का ही एग्जाम्पल है डब। थोड़ा सा देख लें अब के बारे में। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग किसे कहते हैं? एनी यूट्राइन ब्लीडिंग आउटसाइड द नॉर्मल वैल्यूम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी। एनी यूट्राइन ब्लीडिंग आउटसाइड द नॉर्मल वैल्यूम, ड्यूरेशन, रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न कि प्रत्येक फीमेल को 28 डेज पे एक साइकिल रिपीट होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्रत्येक फीमेल को जब उसकी एज 14 से 15 साल की हो जाती है, जब उसे प्यूबर्टी आ जाती है, तब ये घटना शुरू होती है, तो उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, जिसे बोलते हैं मेडिकल टर्म में मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। 4 से 5 दिन तक होता है। अब इसमें इस डाटा में वेरी हो जाए, इस डाटा में ऊपर नीचे कुछ हो जाए, 4 से 5 दिन के बजाय 7 दिन तक ब्लीडिंग होते रहे, 8 दिन तक ब्लीडिंग होती रहे, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो नॉर्मल डाटा होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो का, वो 4 से 5 दिन तक होता है। यानी ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रत्येक फीमेल को 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। अब यही ब्लीडिंग 5 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर जाए, 7 दिन तक ब्लीडिंग होती रहे, 8 दिन तक ब्लीडिंग परसिस्ट कर जाए, 9, 10, 11, 12 लगातार उसे ब्लीडिंग होती ही रही, ब्लीडिंग बंद ही ना हो, तो वो नॉर्मल थोड़ी है, वो तो एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मली 4 से 5 दिन तक होता है। अब क्लिनिक पे ऐसी मरीज आएगी अगर पेशेंट, तो आप ज़रूर आइडिया लगाएंगे कि एबनॉर्मल है ये, तो नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल तो 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो आप एक आइडिया लगाएंगे माइंड में, आपको ये आइडिया हो जाएगा इस फीमेल की बॉडी में कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, इसके जेनाइटल ऑर्गन में कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। कोई भी पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है, फाइब्रॉयड हो सकता है, PCOD हो सकता है, एनी पैथोलॉजी। तो आप क्या करेंगे? ESG करवाएंगे, होल एब्डोमेन, है ना, पेल्विक ऑर्गन का। तो ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गया। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ऑन एवरेज 35 ml ब्लड लॉस होता है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ऑन एवरेज 35 ml ब्लड लॉस होता है। इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस कितना होता है? 35 ml। ये नॉर्मल डाटा है। अब यही जो नॉर्मल डाटा है, इसमें वेरिएशन आ जाए, ये डाटा वेरी कर जाए, 35 ml से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगे, 35 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगे, यानी 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है ये। और आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक फीमेल को 28 डेज़ पे एक साइकिल रिपीट होती है या अपीयर होती है, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 डेज़ पे ऑन एवरेज माना गया है 21 to 35 डेज़। ये डाटा है नॉर्मली, ये नॉर्मल माना गया है। अब 21 डेज़ से पहले अगर आ गया है तो इसकी कंडीशन को पॉलीमेनोरिया बोलेंगे, और 35 डेज़ की अगर बाद आ रहा है MC फीमेल को, तो उसे बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। ये तो फीमेल में 21 डेज़ से पहले MC अपीयर होना पॉलीमेनोरिया, और 35 डेज़ के बाद आना मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल को ओलिगोमेनोरिया। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। 21 से 35 डेज़ तक नॉर्मल है, और वो भी 2-3 साइकिल तक। अगर 21 डेज़ से पहले अगर MC आती है, 35 डेज़ के बाद MC आती है, तो वो नॉर्मल कह सकते हैं 1-2-3 साइकिल तक। लेकिन अगर लगातार ऐसी कंडीशन बनी है
कि पता लगा किसी फीमेल को कह रही है मुझे 10वें दिन पर एमसी आ जाती है, 15वें दिन पे एमसी आ जाती है, 20वें दिन पे एमसी आ जाती है। या कोई दूसरी कंडीशन ये है, इसमें कोई फीमेल कहे कि मुझे 40 दिन पे एमसी आ रही है, 35 दिन पे एमसी आ रही है, 37 दिन पे एमसी आ रही है, तो वो एबनॉर्मल है। 1-2 साइकिल तक नॉर्मल है, लेकिन यही कंडीशन उसको बार बार अफेयर हो रहा है, बार बार ही ऐसा उसको हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल है। उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए। आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करिए और आप ट्रीटमेंट करवाइए प्रॉपर उसका, है ना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है आज का डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। व्हाट इज़ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग? तो अगेन फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का एग्जांपल है। नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का एग्जांपल है। तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिमॉन्स्ट्रेबल ऑर्गेनिक डिजीज़ ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं कि जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है, लाइक ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम, यूट्रस, मायोमेट्रियम, है ना, फीमेल जेनिटल ऑर्गन जितने भी होते हैं, लाइक वेजाइना, वल्वा, सर्विक्स, जब उसमें कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है या कोई डिजीज़ कंडीशन होती है, तभी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। लेकिन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के केस में जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट का मतलब फीमेल से है, उसमें कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है, एग्जैक्ट कॉज नहीं मिलता है कि इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को। इसमें हमें कॉज ही नहीं पता चलता है, एग्जैक्ट कॉज तो पता ही नहीं चलता है। जैसे यूट्राइन फाइब्रॉयड होता या पीसीओडी होता या कैंसर होता सर्विक्स का, तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस होती, एडनोमायोसिस होती, तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि इस वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन इसकी जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो इसमें एग्जैक्ट कॉज का पता ही नहीं चलता है फीमेल में कि इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। आइए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, वहाँ से कुछ क्लियर होगा। इट इज़ ए एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, सही है, विदाउट एनी क्लिनिकली डिटेक्टेबल ऑर्गेनिक, सिस्टमिक एंड आइट्रोजेनिक कॉजेज़। एक ऐसी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है फीमेल में जिसमें हमें कोई क्लिनिकल कॉज भी नहीं पता चलता है, एग्जैक्ट क्लिनिकल कॉज नहीं पता चलता, ना तो ऑर्गेनिक कॉज, ना तो सिस्टमिक कॉज, ना तो आइट्रोजेनिक कॉज। आइट्रोजेनिक कॉज का मतलब मेडिकेशन देके। अब आइए तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, एग्ज़ाम में लिखने वाली बहुत छोटी डेफिनेशन है और जल्दी याद भी हो जाएगी। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, बिल्कुल सही बात, फॉर विच नो स्पेसिफिक कॉज हैज़ बीन फाउंड। कोई स्पेसिफिक कॉज जब हमें ना पता चले कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, तब उसे बोलेंगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। नो स्पेसिफिक कॉज जेनिटल ट्रैक्ट का, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट का नो स्पेसिफिक कॉज, कोई स्पेसिफिक कॉज ना पता चले कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। नॉर्मली आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम के रैप्चर होने से ब्लीडिंग होती है हर महीने, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ये नॉर्मली होता है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें कोई कॉज नहीं पता चलेगा कि लाइक एंडोमेट्रियम के रैप्चर होने से ब्लीडिंग हुई है, हमें स्पेसिफिक कॉज पता ही नहीं चलेगा इसमें। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की, कि ऐसा किस वजह से होता है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ HPO एक्सिस। फंक्शनली जो कार्य होता है, हार्मोन के कुछ फंक्शन होते हैं, प्रत्येक हार्मोन का अलग अलग ऑर्गन पर अलग अलग फंक्शन होता है। तो HPO एक्सिस जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, वो डिस्टर्ब हो गई हो, हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा या कम होने लगा हो, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये स्पेसिफिक कॉज थोड़ी है, नो स्पेसिफिक कॉज, ये स्पेसिफिक कॉज नहीं है। ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट
कि कोई एबनॉर्मलिटी थोड़ी है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की एबनॉर्मलिटी कब बोलेंगे? जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जो ऑर्गन हैं उसमें कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए, तब उसे बोलेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की एबनॉर्मलिटी, और उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। यहाँ तो सिर्फ हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ओवेरियन है, ये सब जेनिटल ट्रैक्ट के ऊपर एक्शन करते हैं। इनके जो हार्मोन निकलते हैं वो जेनिटल ट्रैक्ट के ऊपर एक्शन करते हैं, और इनके एक्शन की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इनका एक्शन ज़्यादा होने लगे किसी कारणवश, तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगा। और इस तरह से नेक्स्ट इसके ईटियोलॉजी को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में कुछ एग्जांपल है लाइक प्यूबर्टी, आफ्टर एबार्सन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, लैक्टेशन, ओसीपी, क्लाइमैक्सिस। तो प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी जब आती है फीमेल को, पहली एमसी जब आती है, तो उस टाइम पे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब पहली बार एमसी आती है फीमेल को प्यूबर्टी के दौरान, जब फीमेल को आती है, तो पहली बार जब एमसी आती है तो उस टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्ट कॉज कहाँ पता चला? पहली बार एमसी आई है, कोई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कोई एबनॉर्मलिटी थोड़ी डेवलप हो गई है, तो ये हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। पहली बार हार्मोन हमारा डिस्टर्बेंस हुआ है, उस पहली बार हार्मोन ने जेनिटल ट्रैक्ट लाइक एंडोमेट्रियम पर अपना एक्शन किया है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा होगी। आफ्टर एबार्सन, एबार्सन के टाइम पर भी हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस में भी एंजाइटी लाइक लैक्टेशन, ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स जो महिलाएं खाती हैं, तो उसमें भी उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्लाइमैक्सिस नेक्स्ट कॉज है। सेकेंडरी कॉज में थायराइड डिस्फंक्शन तो नहीं है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये तो फीमेल को नहीं है। हेमाटोजेनिक डिसऑर्डर, कोई ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है। ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर में है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट इज़ नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है तब उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से ब्लीडिंग होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये प्लेटलेट्स जो है ये प्लेटलेट्स में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। अब उसका काउंट जब कम होगा तो प्लेटलेट्स का फंक्शन ही है क्लॉट बनाना, तो प्लग नहीं बन पाएगा, और जब प्लग नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कोई एबनॉर्मलिटी हुई उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ये स्पेसिफिक कॉज नहीं है। ऑलराइट, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ल्यूकेमियाज, ये कैंसर है, अगेन WBC का काउंट इसमें बढ़ जाएगा, ब्लड कैंसर इसे बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। हेपेटिक डिस्फंक्शन, लिवर में कुछ डिस्फंक्शन है, लीवर में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो लीवर का काम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर बनाना। तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा तो कोआगुलेशन नहीं होगा, प्लग नहीं बनेगा। क्लॉटिंग फैक्टर का काम ही होता है ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करना, तो ब्लड कोआगुलेशन नहीं होगा, ब्लीडिंग होगी, तो डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। लैक्ट्रोजेनिक या आइट्रोजेनिक, ये मेडिकेशन, जब जो हम मेडिकेशन देते हैं ये मेडिकेशन से रिलेटेड होता है, लाइक IUCD, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस। कभी कभी ये फेल हो जाती है इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिक डिवाइस, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली कंट्रासेप्शन, क्या होता है कंट्रासेप्शन में? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिक्स भी होता है, सिंगल भी होता है, तो कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन केवल दे दिया कंट्रासेप्शन में, तो उसकी वजह से हो सकता है। OC पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स का अगर लो डोज दे दिया, जो डोज प्रॉपर होती है वो प्रॉपर डोज ना दिया, लो डोज दे दिया, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कुछ कॉज थे, इससे हम आइडिया लगाएंगे कि इन वजह से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ये स्पेसिफिक कॉज नहीं है। ये जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है जिससे हम पता कर पाएँ कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन ये जो दिए हैं डाटा, ये जो हेडिंग्स दी गई हैं, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं एटियोलॉजी में, इससे हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। जब ब्लीडिंग होगी तो हमें आइडिया हो जाएगा इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी है, इसकी वजह से इसमें ब्लीडिंग हो रही है। तो ये ओवरऑल कुछ कॉज थे।
नेक्स्ट अब बात करते हैं नोट लिखा हुआ है DUB अकस मोस्ट ऑफ्टन शॉर्टली आफ्टर मिनार्की एंड एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि डब कब से और कब तक होता है। मिनार्की से इसकी शुरुआत होती है और जब तक रिप्रोडक्टिव ईयर्स होता है, यानी जब तक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जो ऑर्गन हैं वो काम करते हैं तब तक होता है, यानी मिनार्की टू मेनोपॉज तक होता है। उसके बीच में कहीं पर भी डब हो सकता है। तो डब कब से कब तक होता है? मिनार्की टू मेनोपॉज, उसके बीच में कभी भी हो सकता है। 20% ऑफ केसेस आर एडोलेसेंट्स एंड 50% ऑफ केसेस इन 40 to 50 ईयर्स ओल्ड, यानी 20% केस में ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता है और 50% केस में ये 40 to 55 या 50 ईयर्स के बीच में होता है, यानी मेनोपॉज से पहले। 20% में प्यूबर्टी के टाइम पे और 50% मेनोपॉज से पहले, यानी 40 से 50 साल की उम्र में कभी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट इसके बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो एनी एबनॉर्मेलिटी इन द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हेम्योस्टैसिस ड्यूरिंग नॉर्मल मेंसेस कॉजेज डव। आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल मेंसेस जब कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है तो 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। इसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हमारे बॉडी में एक मैकेनिज़्म है हेम्योस्टैसिस। हेम्यो का मतलब ब्लड, स्टेसिस का मतलब स्टॉपेज। जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनकी मदद से क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन इसी नॉर्मल प्रोसेस में कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाए, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस में कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाए ड्यूरिंग मेंसेस, तो DUB है, वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। लाइक क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाए, लीवर डिसफंक्शन हो जाए। लीवर का काम है क्लॉटिंग फैक्टर बनाना। अगर लीवर डिस्टर्बेंस होए, लीवर में कोई बीमारी है तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाएगा, तो होम्योस्टेसिस नहीं हो पाएगी। जब तक क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं आएगा तब तक आपकी ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, और ये ब्लीडिंग को रोकता है, यानी हेल्प इन कोआगुलेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लिनिकली क्लासिफिकेशन। डब को क्लिनिकली 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक ओवुलेटरी ब्लीडिंग और एक एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग। एक ओवुलेटरी ब्लीडिंग और एक एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग। एक ओवुलेशन से रिलेटेड होता है और एक ओवुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आप जानते हैं ओवुलेशन 40 डेज़ पे होता है। तो एक ओवुलेटरी ब्लीडिंग जिसमें ओवुलेशन से लेना देना है और एक एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग। तो ये पूरा था डब। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और वही फिर शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।